तिवारी के बेहद करीबी पूर्व तृणमूल पार्षद अभिजीत आचार्य अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ बीजेपी में शामिल होकर लगाया जय श्री राम का नारा। 10 दिनों से गायब बेटी के लिए पुलिस के दर-दर की ठोकरें खा रहा एक बाप। पुलिस ने गैर जमानती धाराओं में गिरफ्तार आरोपी को बिना कोर्ट में पेश किए थाने से छोड़ा। आसनसोल के सुगम पार्क के फ्लैट मालिकों ने फिर से बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन। एडीडीए अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की। बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी है। इस चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए बीजेपी खूब जोर लगा रही है। पूरे राज्य में बीजेपी तृणमूल को कमजोर करने के लिए उसके नेताओं को तोड़ने में लगी है। वहीं दूसरी रणनीति के तहत इस भगवा पार्टी की तरफ से बंगाल के हर हिस्से में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। इसका मकसद बंगाल की सत्ता से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। ये परिवर्तन यात्रा रविवार को आसनसोल पहुंची और यहाँ एक बड़ी रैली की गई। शुभेंदु अधिकारी से लेकर अर्जुन सिंह एवं अग्निमित्रा पाल और आसनसोल के सांसद तथा केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के नेतृत्व में एक रोड शो भी किया गया। इसके बाद बस स्टैंड के निकट एक सभा की गई, जिसमें कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया। इनमें आसनसोल के पूर्व मेयर और तृणमूल विधायक जितेंद्र तिवारी के काफी करीबी अभिजीत आचार्य और उनकी पत्नी इंद्राणी आचार्य भी शामिल हुई। ये दोनों सागतोड़िया इलाके से तृणमूल कांग्रेस के पार्षद थे। जब जितेंद्र तिवारी ने पिछले दिसंबर महीने में नगर निगम के प्रशासक के पद और तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो अभिजीत ने भी तृणमूल कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। उस समय जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में जाने की जोर की अटकलें थी और यह भी माना जा रहा था कि उनके साथ 2 पूर्व पार्षद अभिजीत और अमित तुलसियान भी बीजेपी में शामिल होंगे। जितेंद्र तिवारी जब इस्तीफे के बाद पहली बार कोलकाता गए थे तो उनके साथ अभिजीत और अमित भी थे, लेकिन जितेंद्र की बीजेपी में एंट्री नहीं हुई और कोलकाता में अरूप विश्वास से मिलने के बाद उनकी तृणमूल में ही घर वापसी हो गई। वो कुछ समय तक राजनीतिक जीवन में अज्ञातवास में रहने के बाद फिर से तृणमूल कांग्रेस की मुख्य धारा में लौट आए। बाद में तृणमूल कांग्रेस ने जितेंद्र को राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बना दिया है, जिसके बाद से वो देश के प्रमुख चैनलों में तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभिजीत आचार्य का मन तृणमूल में नहीं लौटा। वो इस पार्टी और इसके कार्यक्रमों से दूरी बनाए रहे और फिर वो दिन आ गया जब रविवार को उन्होंने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ बीजेपी का झंडा थाम लिया। रविवार को आसनसोल में रोड शो के बाद हुई सभा में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह और बाबुल सुप्रियो ने दोनों को पार्टी का झंडा थमाकर बीजेपी में शामिल कराया। जब अभिजीत और इंद्राणी मंच पर आए तो नीचे खड़े उनके समर्थकों ने खूब जोरदार नारेबाजी की। अभिजीत आचार्य ने जब तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ा था तो उन्होंने तृणमूल को तुष्टीकरण करने वाली और हिंदुओं के खिलाफ पार्टी बताया था। अब वो भगवा पार्टी में शामिल हो गए हैं और मंच से जय श्री राम का नारा भी खूब लगाया। बीजेपी में शामिल होने के बाद अभिजीत आचार्य और इंद्राणी आचार्य यानी दोनों ने जितेंद्र तिवारी से संबंध के बारे में पूछे जाने पर खुलकर कहा कि हम अपनी तरफ से रिश्ता बरकरार रखेंगे, उनकी तरफ से क्या होगा वो वही बताएंगे। এর আগের এপিসোডগুলো তো আপনাদের জানাই আছে। হঠাৎ করে তো কিছু না, এই দলটা তৃণমূল দলটা লোহাচোরের বউ চালাতে পারে, নিষিদ্ধ পল্লীতে যারা তোলা তোলে তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বোর্ডে আসতে পারে। তো এই দলে তো ভালো মানুষ থাকতে পারে না, তো এই দলে থাকবো কি? আপনি তো অনেক দিন ধরে জিতেন তিওয়ারির সাথে ছিলেন। এখনো আছি, ওনার সাথে আমার পার্সোনাল রিলেশন ওনাকে আমি পিতৃতুল্য জায়গায় রেখেছি, এখনো রেখেছি। এবারে বাকিটা ওনার দিক থেকে ডিপেন্ড করছে যে উনি রাখবেন কিনা। উনি তো তৃণমূলে আজকে আপনি বিজেপিতে যোগদান করলেন, তাহলে কি সম্পর্কটা থাকবে এরকমই? আমার তরফ থেকে থাকবে, ওনার তরফ থেকে থাকবে কিনা সেটা উনিই বলতে পারেন। আপনি এই জয়েনিং এর আগে আলোচনা করেছিলেন? না, আমার সাথে ওনার এই নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.
राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है, लेकिन यहाँ लड़कियों और महिलाएं कितनी सुरक्षित है यह एक बड़ा सवाल है। दरअसल एक बाप अपनी गायब बेटी के लिए 10 दिनों से पुलिस की दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसकी बेटी अभी तक नहीं मिली, जबकि उसने थाने से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मामले की जानकारी दी है। आसनसोल के काली पहाड़ी अंतर्गत छापा पाथर के ग्लास फैक्ट्री क्वार्टर में रहने वाले राम प्रवेश यादव अपनी 17 साल की गायब बेटी को लेकर परेशान है। उन्होंने 16 फरवरी को इस संबंध में आसनसोल साउथ थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी का किडनैप कर लिया गया है। इसके पहले 13 तारीख को जब उनकी बेटी अचानक से गायब हो गई थी तो उन्होंने इसी थाने में एक मिसिंग डायरी दर्ज कराई थी। बाद उन्हें पता चला कि इलाके के ही विनोद यादव नामक एक युवक ने कथित रूप से उनकी बेटी का किडनैप किया है। पुलिस ने विनोद के परिवार के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन ऊपरी दबाव में आकर गैर जमानती धारा के तहत गिरफ्तार किए गए विनोद के भाई मधु को थाने से छोड़ दिया गया। राम प्रवेश ने अपने वकील के जरिए सोमवार को पुलिस कमिश्नर से मिलकर अपनी बेटी की खोज निकालने और दोषी को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई। घटना ये हुआ कि 13 तारीख को हमारी बेटी 12 बजे घर से गई। किस लिए निकली थी? सामान लाने गई थी दुकान पर, तब से लौट के नहीं आई। दिन भर खोजने के बाद हम लोग शाम में मिसिंग डायरी दिए थाना में। मिसिंग डायरी देने के बाद हम लोग फिर थाना का ऊपर में इंतज़ार कर रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या पुलिस कर रही है। उसके बाद हम लोग जब नहीं मिली 2-3 दिन में तो फिर 16 तारीख को FIR दर्ज करवाए। उसके बाद फिर FIR दर्ज करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, तो हम लोग आए मैडम के पास। मैडम बोली ठीक है हम देखते हैं। मैडम को बोलने से वो लोग उसका बड़ा भाई को अरेस्ट किया और फिर 2 घंटे में छोड़ दिया। उसका कौन है ये लड़का? कौन है वो लड़का? जो लड़का ले गया है उसका बड़ा भाई है। क्या नाम लड़का का? मधु नाम है। अच्छा, जो लड़का लेके गया उसका क्या नाम है? उसका नाम विनोद साहब है। अच्छा, तो क्या आपका बेटी पढ़ाई लिखाई करती स्कूल में? तो पढ़ाई लिखाई पहले करती थी 7 क्लास में गुरु नानक मुर्गासोल में। अभी वो छोड़ दी थी। मेरा परिवार का पैर से तकलीफ था, काम नहीं कर पा रही थी, तो घर से गृहस्थी का काम करती थी घर में। राम प्रवेश यादव को उनकी बेटी खोजने में मदद कर रहे उनके वकील ने कहा कि अब तक पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की है, बल्कि सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आकर वह मामले को रफा दफा करने में लगी है। फिर पुलिस अपने हिसाब से इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, जो भी किया, उसके बाद वो आपका 16 तारीख को एक FIR की 70/2021 अंडर सेक्शन 363, 365 IPC के तहत FIR दर्ज हुआ साउथ थाना में। उसके बाद पुलिस फिर उदासीन हो गई। ये बेचारा आना जाना कर रहे थे। फिर ये हमसे मिले, हम बोले चलिए DC साहब को, मैडम को बोलते हैं, डिप्टी कमिश्नर को बोलते हैं। हम लोग मैडम के पास आए शनिवार को। शनिवार को आने के बाद मैडम को पूरा घटना बताएं कि मैडम इतने बरस की एक बच्ची है, विनोद साहब बोल के कोई लड़का है, और साथ में उसका जो भी फैमिली वाला है वो लोग, इनके साथ पारिवारिक झमेला था, तो जो भी हो उसको लेकर के सब मिल करके गायब हो गए। और इन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा है कि वो लोग लड़की को बेच भी सकता है, माइनर लड़की है। उसके बाद DC मैडम बोली कि आप केस नंबर दीजिए, उसके बाद मैं बात करती हूँ, जो भी होगा लीगली हम करेंगे। उसके बाद इन्फॉर्मेशन मिला कि कल रविवार को 6 बजे एक किड है मधु साहब, उसको पुलिस अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस कुछ ही देर के बाद उसको छोड़ देती है। 365 IPC सेक्शन के तहत अरेस्ट करती है। कुछ ही देर के बाद पुलिस उसको छोड़ देती है। छोड़ने के बाद वो बंदा घर जाता है। घर जाने के बाद पूरा उसका फैमिली मेम्बर जो है, ये राम प्रवेश यादव जो लिट्टी बिक्री करते हैं, इनके घर पे जाती है, मारपीट करती है। मारपीट करने के बाद धमकाता है, धमका के बोलता है कि तुमको जो करना है कर लो, तुम तो कुछ कर नहीं सका, हम अभी गए अभी आ गए, और तुम्हारा लड़की को बेच दिए, तुम्हारा जो करना है करो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी तक लड़की मिली या नहीं? नहीं, अभी तक लड़की नहीं मिली। हमारा कहना, फिर हम IO को खुद व्यक्तिगत एज एन एडवोकेट फ़ोन लगाएं, बोले कि सर आप जो अरेस्ट किए हैं 363, 365 के तहत, आपने रिलीज़ कैसे कर दिया? रिलीज़ करना तो आपके ये बात नहीं है, आप तो उसको कोर्ट प्रोड्यूस कीजिए, न्यायालय उसको निर्णय लेगी कि उसको रिलीज़ करना है या क्या करना है, वो तो बात का विषय है। लेकिन आपने थाना से कैसे रिलीज़ किया? बोला ওইটা আমি জানি না, আমার উপর থেকে বড় বাবু না মেজো বাবু না কে ফোন করেছিল, কোন বাবু ফোন করেছে, আমি ছেড়ে দিয়েছে, বেশি কিছু আপনার জানার আছে
তো বড়বাবুর সঙ্গে কথা বলবো না, আমি বড়বাবুর সঙ্গে কেন কথা বলবো? ইউ আর এ ইনভেস্টিগেশন অফিসার, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলবো কি এই যে সেকশন আছে এই সেকশনে কি আপনি থানা থেকে ছাড়তে পারেন না এটা কোর্ট ন্যায় বিচার করবে? যদি আপনারাই সব কিছু করে দেন তাহলে কোর্ট কেন আছে? 363, 365 নন বেলেবল অফেন্স আছে, আপনি তার এইটাতে আপনি ছেড়ে দিন। আবার ওই লোকগুলা ওইখানে গিয়ে ঝামেলা করছে। তো এই ভদ্রলোক যার মেয়ে গায়েব আছে, যে যার মেয়েকে নিয়ে কেউ করে চলে গেছে, সে কীভাবে থাকবে? এর নিরাপত্তা এর যে আছে সে কে বলে আমি জানি না, আপনি बड़ों के फ़ोन করে জেনে নিন। तो एटा इसको लेकर के हम लोग आज कमिश्नर साहब को एक लेटर दिए हैं कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, अगला का जान माल का खतरा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रयास से आसनसोल में काजी नजरुल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, लेकिन अपनी स्थापना के बाद यह विश्वविद्यालय लगातार विवादों में रहता है। यहाँ आए दिन छात्र छात्राएं अपनी विभिन्न शिकायतों और समस्याओं के समाधान की मांग पर प्रदर्शन करते रहते हैं। सोमवार को भी रानीगंज के TDB कॉलेज के छात्रों ने यह विश्वविद्यालय के गेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इनमें से कई छात्राओं ने कहा कि परीक्षा देने के बाद भी उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला है। हद तो यह है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन के तरफ से यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने परीक्षा ही नहीं दी है, परीक्षा दी है तो उसके प्रमाण मांगे जाते हैं। এক্সাম দিয়েছিলাম, তারপরে রেজাল্টটা পাইনি, আমার নট ফাউন্ড দেখিয়েছিল, এখানে এসে বলেছি। তারপরে 5-6 বার আসার পর আমার রেজাল্ট এসেছে কি এখান থেকে ফোন করা হলো, ফোন করে বলা হলো আমি নাকি এক্সামই দিইনি, আমার অ্যাবসেন্ট আছে। অথচ আমি এক্সাম দিয়েছি, ফর্ম ফিল আপ করেছি, সব করেছি, কিন্তু আমাকে বলছে কি প্রমাণ আছে তুমি এক্সাম দিয়েছো? কোন কলেজ থেকে এসেছো? TDB। ঠিক আছে, তো ওমেন্স কলেজ, তো বিএসসি কম্পিউটার সায়েন্স অনার্স, মানে 2 বছর হয়ে গেল এখনো পর্যন্ত রেজাল্ট পাইনি। 4th সেম ব্যাকলগের রেজাল্টটা প্রথমবার আমি দিতে পারিনি, দ্বিতীয়বার দিয়েছিলাম, বলছে এখানে হচ্ছে অ্যাবসেন্ট আছে। তো আমি যে প্রেজেন্ট ছিলাম তার প্রমাণ আমি যে কলেজে পরীক্ষা দিয়েছি সেখান থেকে নিয়ে দিয়েছি। আমাদের কলেজে ক্লার্ককে সে এখানে জমা দিয়েছে, এখানে বলছে যে মাইকেল কলেজ থেকে আমাদের খাতা পাঠায়নি, এটা বলছে। তো 3rd টাইম আমাকে আবার পরীক্ষা দেওয়া করালো, তো তারপরেও সেই সাবজেক্টের নাম্বার পেলাম, কিন্তু এখন আমি মার্কশিটটাও পাইনি। 4th সেমে যে কত পেলাম সেটাও পাচ্ছি না, আর ফাইনাল যে মার্কশিটটা সেটাও পাচ্ছি না। विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से बरती जा रही लापरवाही को लेकर तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के नेता भी परेशान हैं। वे शर्मिंदा भरा शब्दों में कहते हैं कि ममता बनर्जी के सपने को यह प्रबंधन मिट्टी में मिला रहा है। हमेशा स्टूडेंट के साथ ही खड़ा रहना मुनासिब है एज ए स्टूडेंट लीडर। मैं इन टीचरों को बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, हम अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स के माध्यम से कि आप इन लोगों के लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करें। बट इन लोगों का मेंटालिटी हो चुका है कि सबको परेशान करना और डे टू डे इन लोगों को डिस्टर्ब करना। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ये काजी नजरुल यूनिवर्सिटी जो है, मुझे आज बोलने में बहुत मैंने सेम फील हो रहा है कि हमारे इस यूनिवर्सिटी को ममता बनर्जी ने बहुत अरमान से बनाया था, लेकिन उसके ममता बनर्जी जी जिनको दायित्व देकर यहाँ पे गई हैं, शायद उनसे ये यूनिवर्सिटी चल नहीं रही है। इसी वजह से आज इतने सारे स्टूडेंट्स सड़क पर हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, सफ़र कर रहे हैं, इनके लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसी का 2-2 साल ख़राब हो गया, किसी का 1-1 साल ख़राब हो गया, किसी का पढ़ाई की वजह से आए दिन रिपीटेडली इश्यूज़ हो जा रहा है। 1 नहीं 2 नहीं, रिपीटेडली ये कंटिन्यूसली 4 सालों से हो रहा है। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है, सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर।
आसनसोल के कल्याणपुर सैटेलाइट टाउनशिप में करीब 33 एकड़ जमीन पर बसाए गए सुगम पार्क के फ्लैट मालिकों ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया। सोमवार को सुगम पार्क के फ्लैट मालिकों ने टाउनशिप डेवलप करने वाले रियल एस्टेट कंपनी सुगम होम्स के खिलाफ कन्यापुर स्थित एडीडीए ऑफिस के पास धरना दिया। इस धरने में पुरुषों के अपेक्षा महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। ये लोग काला बेच लगाए हुए थे और सुगम होम्स बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी की। वे कई सारे पोस्टर लिए हुए थे जिन पर बिल्डर के खिलाफ तमाम आरोप लगाए गए थे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही इन फ्लैट मालिकों ने सुगम पार्क के परिसर में भी धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सुगम होम्स कंपनी के मालिक कोलकाता से आसनसोल पहुंचे थे और फ्लैट ऑनर से बातचीत की थी। उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी थी, लेकिन सुगम होम्स प्रबंधन को लेकर फ्लैट मालिकों का गुस्सा कम नहीं हुआ और अब एडीडीए अधिकारियों से मिलकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। আসলে সুগম পার্ক একটা এমন একটা পরিবার হয়ে গেছি আমরা, এই পরিবারে আমরা সদস্যরা আজকে এই জায়গায় এসে পৌঁছেছি। এটাই বলে দিতে পারে আমরা বেসিক্যালি সাধারণ মানুষ চাকরি বাকরি করে খাই, কেউ ব্যবসা করি, কেউ মাস্টারমশাই আছে, বিভিন্ন প্রফেশনে আছে, রাস্তায় কখন নামতে হয় মানুষকে। আমরা এত কষ্ট পেয়েছি এই বিল্ডারের কাছ থেকে যে আমাদের দাবি দেওয়ার এত কাগজপত্র করা হয় জোলার কাছে, উনি কোনো কিছুতে কর্ণপাত করছেন না। সাধারণ মানুষ আমরা হতে পারি, আমরা 40 লাখ 50 লাখ টাকা দিয়ে যারা ফ্ল্যাট কিনে, তারা বলুন তো সারা জীবনে একটা অর্জিত টাকা যখন মানুষকে দিয়ে বলে ফ্ল্যাটটা কেড়ে তাদের কাছে কী আশা থাকে? আমরা এখানে 70-80 বছর 100 বছর সুরক্ষিত থাকবো, এই জন্য 999 ইয়ার্সের লিজের কথা বলা হয়। বিল্ডিংগুলোকে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন, আপনারা যদি একবার আসেন, যে বিল্ডিংগুলো 6-7 বছরে ক্র্যাক ডেভেলপ করে গেছে। বিল্ডিংগুলো 7-10 বছর হয়ে যাওয়ার পরে রং করার কোনো কথা মাথায় আসছে না। মানুষের মধ্যে ডিভাইড অ্যান্ড রুল করার চেষ্টা করছে। নতুন বিল্ডিংগুলো নতুনের মতো রয়েছে, পুরনো বিল্ডিং পুরনো মতো রয়েছে। এবার পুরনো বিল্ডিংয়ের লোকদের একটা ডিভিশন করে করা যাবে না, এই ধরনের একটা ডিভাইড অ্যান্ড ব্রিটিশ রুলের মতো কাজ চলছে। রাস্তাঘাটগুলো চুরমার হয়ে গেছে, একটা লিপে দেওয়ার মতো চেষ্টা চলছে। ও চলে যেতে চায়। 31 ডিসেম্বর 2021 ওর কমপ্লিশন ডেট আছে অ্যাজ পার আইডিডিএ এএমসি ওদের যে কথাবার্তা আছে রুল অনুযায়ী। তো সেই সময় কি করতে চাইছে, আমাদের মধ্যে একটা ঝগড়া লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। 1 টাকা 25 পয়সা স্কোয়ার ফুটে ওর এতদিন ধরে চলে আসছিল, হঠাৎ যে মুহূর্তে ও চলতে চাইছে ও বলতে চাইছে এটা আমার কাছে অপর্যাপ্ত। এটা কি করে সম্ভব হয়? আমাদের যে ফ্ল্যাটের যে অবস্থা, যেগুলো ছেড়ে গেছে, এই কয়েক বছরের মধ্যে ছেড়ে গেছে, ভেঙে গেছে, ঠিক আছে, তারপর রঙগুলো পুরো ফেড হয়ে গেছে। এবং এই রঙের ফেড হওয়ার কারণ হিসেবে মেন কারণ হচ্ছে ওনারা 8 বছর বা 10-12 বছর ধরে ওইখানে কনস্ট্রাকশন করছেন। সেই কনস্ট্রাকশনের ধুলা ময়লা যেগুলো আছে সেইগুলো এসে পরে বিল্ডিংয়ের ওপর পড়ছে। সেই জন্য অনেক সময় আমাদের যে কালারটা ফেড হয়ে যাচ্ছে, সেটা বলছে এটা আমাদের মেনটেন্যান্সে যে পয়সা ওঠে না, সেই জন্য আমরা করতে পারি না। কিন্তু যে মেনটেন্যান্সের যে বেশি হয় বা কম হয় তার কোনো হিসাব তারা দেয় না। তার যে কী প্রবলেম সেটা আমাদের জিএসপি এর কমিটি হচ্ছে 6 বছর ধরে 7 বছর ধরে, তাদেরকেও কোনো আপনারা মেইনটেনেন্সের জন্য কত টাকা দেন? আপনারা মেইনটেনেন্সের জন্য কত টাকা? 1 টাকা 25 পয়সা হিসাবে স্কোয়ার ফুট দিই। 1229 স্কোয়ার ফুট যাদের আছে তাদের মোটামুটি প্রতি মাসে 1700 টাকা এবং 1700 টাকা করে পড়ে। এবং ক্লাবের চার্জ যেটা ওরা যোগ করছেন, ক্লাবের চার্জটি কিন্তু আমরা 226 টাকা এক্সট্রা দিই। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. যারা ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড 1992 से विकलांग बच्चों के लिए आनंदम स्पेशल चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर कार्यरत है। मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए ये संस्था एक विशेष प्रकार के विद्यालय के तौर पर आसनसोल में स्थापित किया गया था। 8600 वर्ग मीटर में फैला आसनसोल आनंदम संचालन के लिए केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए अनुदान एवं अन्य संस्थाओं तथा कॉर्पोरेट क्षेत्रों से प्राप्त दान ही स्कूल के रखरखाव और अन्य गतिविधियों को बनाए रखने के लिए आय का मुख्य स्रोत है। लेकिन केंद्र सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा वित्तीय अनुदान में अनिश्चितता ने आनंदम के सामने एक चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी। लंबे समय से आनंदम की ओर से स्कूल के लिए बाउंड्री वॉल की मांग की जा रही थी। बच्चों और स्कूल की सुरक्षा के लिए जो अति आवश्यक था और इसी आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा अनुप्रेरित होकर एडीडीए की ओर से रविवार को आनंदम के बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य का शुभारंभ राज्य मंत्री मलय घटक के हाथों शिला पट्टावरण कर किया गया। आसनसोल के कन्यापुर सैटेलाइट टाउनशिप में स्थित आनंदम उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि एडीडीए की ओर से आनंदम के बाउंड्री वॉल के निर्माण के लिए 28,45,956 रुपए आवंटित किए गए हैं। शिला पट्टावरण के समय राज्य मंत्री मलय घटक के साथ एडीडीए के चेयरमैन तापस बनर्जी, पूर्व पार्षद अनिमेश दास और पूर्व पार्षद सीके रेशमा रामकृष्णन भी उपस्थित थी। যারা ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড বাচ্চা
তাদের জন্য যে মানে সংস্থা, সেটা কিন্তু আমাদের আসানসোলে একটাই আছে, আনন্দম। আর সীমা প্রতিবন্ধী একটা আছে, ওখানে আমি 7 লক্ষ টাকা দিয়েছি ওদের। সীমা প্রতিবন্ধী আরো একটি আছে কাল্লার কাছে, তারা নতুন করছে। দেখুন, আমি ভগবান বলুন, আল্লাহ বলুন বা যাই বলুন, ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ বাচ্চা যে কোনো ঘরে যে কোনো সময়ে হতে পারে। এটা মানুষ নিজে কন্ট্রোলও করতে পারে না, আটকাতেও পারে না। এবং এই ধরনের প্রায় 1 থেকে 150 বাচ্চা এই স্কুলে পড়াশোনা করে। সীমা প্রতিবন্ধিতাও আমি দেখেছি কিছু বাচ্চা সেখানে করে। আগে আমাদের আসানসোলে এটা ছিল না। এই আনন্দম ছিল সেন্ট ভিনসেন্ট স্কুলের ভেতরে একটা বিল্ডিংয়ে এই আনন্দম স্কুলটা চলতো। তারপরে নিজস্ব জায়গা নেওয়া, সেখানে নিজস্ব বিল্ডিং তৈরি করা, এখানে ভালোভাবে যারা টিচার তারা তাদেরকে কোচিং দেওয়া, এই সমস্ত কাজ করছিল। आसनसोल शिल्पांचल में मिनी बसों के चालकों की लापरवाही से लगातार दुर्घटनाएं होती रहती है। बावजूद इसके मिनी बसों के चालक सुधरने का नाम नहीं लेते। एक बार फिर से मिनी बसों में ओवरटेक करने की होड़ के कारण एक दुर्घटना हुई है। यह दुर्घटना दिसरगढ़ के शीतलपुर में सोमवार की सुबह हुई। दरअसल 2 मिनी बसें एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ कर रही थी। इसी चक्कर में एक मिनी बस अनियंत्रित हो गई है और उसने आसनसोल से पुरुलिया जा रही एक सरकारी बस को पीछे से धक्का मार दिया। इससे सरकारी बस में बैठे 5 लोग घायल हो गए। हालांकि उन्हें ज्यादा चोट लगने की सूचना नहीं है। इस घटना को लेकर इलाके में उत्तेजना फैल गई और सड़क जाम कर दी गई। बाद में पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया।